हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारा एसएससी के लिए, सीपीओ के लिए, है ना, जो भी हमारे एसएससी के एग्जाम होते हैं, सीजीएल, आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल, इन सभी के लिए हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें मैं आप लोगों को एसएससी सीजीएल 2023 के सारे हिस्ट्री के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। तो ये हमारा आज पार्ट 4 है। आपको पता है मैं क्या करता हूँ, हर पार्ट में 25 क्वेश्चन लेके आता हूँ, साथ साथ में उसके रिलेटेड जो भी फैक्ट्स होते हैं मैं उनको भी यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, सेल्फ गवर्नमेंट और स्वराज। ओके, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। ओके, तो सेल्फ गवर्नमेंट जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्वराज को हमने एक अपना अल्टीमेट गोल माना था। ओके, ये हमने क्या माना था, अपना अंतिम लक्ष्य माना था। आईएनसी ने, हम कांग्रेस की बात करते हैं, दिस डिक्लेरेशन वाज मेड बाय दादाभाई नौरोजी इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन। सिंपल सा क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जो स्वराज है, ओके, स्वराज को हमने अपना अंतिम गोल माना था, यानी कि एज अ आईएनसी ने इनको बोला था कि अब हमको स्वराज चाहिए। और ये दादाभाई नौरोजी इस सेशन को, यानी कि जो ये मीटिंग थी, आईएनसी की सेशन होते थे, उसको कंडक्ट करवा रहे थे या फिर उसके प्रेसिडेंट थे। तो ये मीटिंग कहां पे हुई थी, जिसमें हमने स्वराज को अपना अंतिम गोल माना था? दादाभाई नौरोजी है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। देखो, जब भी बात आईएनसी की होना, 1885, पहली बात तो याद रखना कि भाई ये है आपके इस्टेब्लिशमेंट। ओके, एओ ह्यूम ने इसको इस्टेब्लिश किया था। सबसे पहला सेशन 85। ओके, फिर यहां पे कर देना 86, 87, 88। ओके, 85 का पहला सेशन बॉम्बे, फिर कलकत्ता, फिर मद्रास या फिर चेन्नई बोल सकते हो, फिर इलाहाबाद। ओके, ये चारों याद रखना। यहां पे डब्ल्यू.सी. बनर्जी, यहां पे दादाभाई नौरोजी, यहां पे बदरुद्दीन तैयब जी, और यहां पे जॉर्ज यूल। ओके, तो यहां पे जब ये सेशन हुआ, तो ये सेशन कहां पे हुआ भाई? कलकत्ता में हुआ। कौन सा वाला सेशन था? 1886 वाला सेशन था। दादाभाई नौरोजी इसको क्या कर रहे थे, यहाँ पे लीड कर रहे थे। दादाभाई नौरोजी को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ओके, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना, एग्जाम में आता है। वेयर डिड विवेकानंद पार्टिसिपेट एट द वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन? वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन हो रही थी, कहां पे हो रही थी भाई? वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ इलेक्शन, ये जो हो रहा था, पहली बात तो 1893 में हो रही थी, ये आप ध्यान देना। शिकागो में हो रही थी, ये याद रखना। ओके, ये दोनों एग्जाम में आता है। और विवेकानंद का रियल नेम ये आता है एग्जाम में, तो नरेंद्र नाथ दत्त। ओके, ये भी एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल ने क्या करा था? गदर पार्टी की स्थापना करी थी। ओके, ये भी आप लोग यहाँ पे ध्यान देना, आपके एग्जाम में आ सकता है। और जो विवेकानंदा जी हैं, इन्होंने क्या करा था 1897 में? विवेकानंदा है 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी बेलूर मठ में, जो कि है वेस्ट बंगाल में, अपने गुरु की याद में। किसकी याद में? स्वामी परमहंस की याद में। ठीक है, परमहंस की याद में, ये इनके गुरु थे, इनकी मेमोरी में इन्होंने यहाँ पे रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी। ये एग्जाम में आता है, 1897 एग्जाम में आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, द वाकटक डायनेस्टी वॉज डायरेक्टली रिलेटेड टू विच गुप्ता एम्पायर? वाकटक डायनेस्टी और जो भारत में गुप्त डायनेस्टी थी ना, वो दोनों समकालीन थे, यानी कंटेम्पररी थे। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर? मैंने आपको बताया चंद्रगुप्त सेकंड। वाकटक डायनेस्टी के जो 250 समथिंग से स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा इनका मैप। वाकटक डायनेस्टी आपका यहां से यहां तक रहा था। वाकटक डायनेस्टी में क्या क्या आता है आप देखोगे? मान्यखेत वाला एरिया, जो कि पर्टिकुलरली आप बोल सकते हो सातवाहन वाला टाइम, है ना, सातवाहन वाला हो गया। ये यहाँ पे मध्य प्रदेश यानी कि मिडिल वाले पार्ट में वाकाटक डायनेस्टी रूल करती थी। और यहाँ पे संपूर्ण उत्तर भाग में यहाँ पे था उस टाइम पे गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय, ये विक्रमादित्य है, समझ रहे हो? इसी के दरबार में नवरत्न थे, है ना। और क्या बोलोगे आप, है ना, कालिदास जी भी तो इनके दरबार में नहीं थे, लेकिन हाँ इनके दरबार में थे। वैसे तो इनके दरबार में आर्यभट्ट नहीं थे, लेकिन हाँ आर्यभट्ट बहुत बड़े खगोलविद हैं, ये भी आप लोग ध्यान देना। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य पूरा नाम है इनका। क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई स्थापना किसने करी है
गुप्ता डायनेस्टी की, तो आप गुप्ता डायनेस्टी क्या बोलोगे भाई? श्री गुप्ता, है ना। लेकिन अगर आपसे मैं पूछूं कि रियल फाउंडर यानी कि वास्तविक संस्थापक कौन है, तो वो है चंद्रगुप्त सेकंड। ये भी आप लोग याद रखो, ये एग्जाम में आता है। ओके, क्योंकि यही था। समुद्रगुप्त को हम लोग क्या बोलते हैं? नेपोलियन ऑफ इंडिया कहते हैं। समुद्रगुप्त की जो सिक्का है उसमें समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, ये एग्जाम में आता है। चलो अगला देखो, कृष्णदेवराय कंपोज अ वर्क ऑन इन तेलुगु नोन एज अमुक्त मालदिया। समझ में आ गया? पहली बात तो दो क्वेश्चन बन गए आपके। कृष्णदेवराय ने कौन सी बुक लिखी है? तो अमुक्त मालदया ये बुक लिखी है, तेलुगु में लिखी हुई है, तीसरा क्वेश्चन। और ये बुक किस चीज के ऊपर है? ये है आपका समाज शास्त्र, यानी कि जो आपका शासन कला है, ये आपका है स्पेस स्टेट क्राफ्ट, ना कि स्पेस क्राफ्ट। ठीक है, शासन कला पे निपुणता के लिए इन्होंने अमुक्त मालदया एक बुक लिखी थी, तेलुगु में लिखी थी। कृष्णदेवराय, ठीक है, कौन से डायनेस्टी के थे? विजयनगर डायनेस्टी के अंतर्गत एक डायनेस्टी बनी थी। वैसे 4 डायनेस्टी थी ना, तो ये थी तुलुव, लास्ट डायनेस्टी है तुलुव डायनेस्टी, ये उसके राजा थे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का ने करी थी। कहां पे की थी? कर्नाटक के हम्पी में। और ये हम्पी के जो बिखरे हुए खंडर हैं आज भी आपको ये मिल जाएंगे कर्नाटक में। और ये 50 रुपए के नोट में इसका मोटिव है। इसका यहाँ पे क्या है? 50 रुपए के नोट में पर्टिकुलरली यहाँ पे आपको इसकी इमेज मिल जाएगी, क्योंकि ये भी एग्जाम में आता है। अच्छा, कृष्णदेव राय के दरबार में, कोर्ट में, दरबार में यहाँ पे अष्ट दिग्गज थे। अष्ट दिग्गज थे। ये अष्ट दिग्गज क्या करते थे भाई? है ना, ये अष्ट दिग्गज क्या करते थे? ये आपके एग्जाम में आएगा। ये अष्ट दिग्गज थे महान 8 कवि, ये कवि थे। समझ में आ गया? ये बहुत बड़े बड़े 8 महान कवि थे। अष्ट दिग्गज किससे संबंधित है? कृष्णदेवराय से। इसके दरबार में ये थे। एक सबसे फेमस जो इसके दरबार में रहता था वो था तेनाली रामा। ये आपने सुना होगा कई बार, इसके मूवीज बनी इनके ऊपर, कई बार इनके नाटक चलते थे, है ना। तेनाली रामा इनके दरबार में ही रहते थे। Who among the following gave the famous do or die slogan during Quit India movement? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, है ना। यहां पे जो एक दिया गया था, क्या था? देखो, भारत छोड़ो आंदोलन की डेट याद कर लेना पहले तो। 8 अगस्त 1942 में ये स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट होता है? ये आता है एग्जाम में, ग्वालिया, ग्वालिया टैंक मैदान। ग्वालिया, कई लोग ग्वालियर टैंक मैदान भी बोलते हैं, ग्वालिया है वो टैंक मैदान, जो कि यहाँ पे कहां पे था? बॉम्बे में था उस टाइम पे। तो मुंबई बॉम्बे एक ही, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे लिख देता हूं। 8 अगस्त 1942 को क्या स्टार्ट हुआ है भारत में? क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ है। किसने स्टार्ट किया है? महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट करा है। ये भी आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। इन्होंने बोलता करो या मरो। एक बहुत ही फेमस है, एक कोट है, एक नारा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो वो है सुभाष चंद्र बोस की। ओके, ये है सबसे इंपॉर्टेंट जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। ओके, ग्वालियर टैंक मैदान है। इस टाइम पे अगर मैं बात करूं 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान भारत के वाइसरॉय कौन थे? तो वो कौन थे? वो थे लिन लिथगो, है ना। लिन लिथगो थे। ये भी एग्जाम में आपके आ सकता है, तो ये भी आपको देखना है। आंसर आपका है महात्मा गांधी। ओके, अगला देखो, ड्यूरिंग द रीन ऑफ अकबर, अकबर के शासनकाल के दौरान was the land that has lain fallow for 3 or 4 years। यहाँ पे क्या बोला है कि अकबर के शासनकाल के दौरान वह भूमि थी जो 3 या 4 वर्षों के लिए बंजर पड़ी हो, 3 या 4 वर्षों से उसमें खेती नहीं की हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते थे? उसको हम लोग बोलते थे चाचर। उसको हम लोग क्या बोलते थे? चाचर बोलते थे। अच्छा, अब देखो यहाँ पे मुगल डायनेस्टी के कुछ सिंपल से क्वेश्चन। मुगल डायनेस्टी, पहली बात तो ये थी कौन? कई बार एग्जाम में आता है, ये थे टर्किश मंगोल। तुर्को मंगोल थे, टर्किश मंगोल थे। समझ में आ गया? टर्किश मंगोल थे, टर्की से है बेसिकली, फारसी इनकी भाषा थी। ओके, किसने स्थापना करी थी? पहला राजा था बाबर। बाबर ने लड़ाई करी 1526 में पानीपत की पहले बैटल पे। दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजा कौन था? इब्राहिम लोदी, उसको मार दिया और उसने यहाँ पे मुगल साम्राज्य की स्थापना करी। तो 1526 से 4 साल बाद ये मर गया, 1530 तक ये रहा। इसके बाद इसका बेटा आता है हुमायूं। हुमायूं शासन करता है भाई 1530 से 1540 में, क्योंकि 1540 में शेरशाह सूरी इसको भगा देता है यहां से।
तो शेरशाह सूरी सूर डायनेस्टी का था, वो आता है और उसको भगा देता है। फिर शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है, ये वापस से दोबारा आता है। 1550 से स्टार्ट करता है 1556 तक। फिर इसकी पुस्तकालय से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है। इसका बेटा उस टाइम पे 14 वर्ष का था, जिसका नाम है अकबर, और अकबर राजा बनता है जब ये 1556 में लड़ता है सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। किसके किसके विरुद्ध? यहाँ पे लड़ता है हेमचंद्र विक्रमादित्य के विरुद्ध ये लड़ता है और जीतता है। बैरम खान ने इसको क्या किया था? सपोर्ट किया था। बैरम खान इसका संरक्षक भी था। तो ये 1605 में मर जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है जहांगीर, इनका बेटा जहांगीर। जहांगीर 1605 से 1627 तक शासन करता है। इसका बाद इसका बेटा इसे क्या करता है? कैद कर लेता है। उसके बाद एक साल बाद 1528 से लेकर 1628 से लेकर 1658 तक ये राज करता है। इसके बाद इसका बेटा आ जाता है, दारा शिकोह हो गया, औरंगजेब आपस में लड़ते हैं और फिर जाकर अंत में बनता है औरंगजेब राजा। 1658 से 1707 में इनकी मृत्यु हो जाती है, इसकी मृत्यु हो जाती है और ये अब डिक्लाइन होना स्टार्ट करता है मुगल एम्पायर। अगर इतना तुम्हें लर्न है डेट वाइज तो तुम्हारा थोड़ा बहुत सही है हिस्ट्री। ओके, चलो अगला देखो, कौशल महाजनपद। पहली बात तो याद रखना कि 6ठी शताब्दी BCE में हमारे भारत में 16 महाजनपद हुआ करते थे और वो 16 महाजनपद कौन कौन से हैं मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे कुरु, पांचाल, कौशल, सौरसेन, मत्स्य, वत्स्य, क्षेत्रिय, अवंती, असक, मगध। सबसे पावरफुल मगध था। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछ ले कि 16 महाजनपदों में सबसे पावरफुल जनपद कौन सा था, तो मगध था। काशी, अंग, वृज, मल्ल। ठीक है, और यहाँ पे गांधार, ये गांधार वाला कौन सा है? ये है लाहौर वाला क्षेत्र, पाकिस्तान वाला क्षेत्र, और काम्बोज ये उससे भी ऊपर वाला क्षेत्र। तो ये थे आपके 16 महाजनपद और इनकी राजधानियां भी थी। तो यहाँ पे ध्यान देना, क्या बोला था इन्होंने कि कौशल कहां पर है? तो कौशल आपको कहां पे मिल रहा है? ये मिल रहा है ना, ये वाला। तो ये वाला क्षेत्र कौन सा है? यूपी वाला क्षेत्र है। मल्ल भी वहीं पर ही है, काशी भी वहीं पर ही है और मगध भी वहीं पर ही है। अगर आपसे पूछ लिया जाए अंग कहां पे था? वेस्ट बंगाल, आसाम वाला एरिया। वत्स्य, चेतिया, ये कौन सा वाला एरिया है? मध्य प्रदेश वाला है। मत्स्य हो गया आपका कहां पे? गुजरात वाला। अवनी का ये मत्स्य हो गया आपका राजस्थान। अवंती हो गया आपका गुजरात वाला एरिया। कुरु हो गया उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। पांचाल हो गया आपका ये नेपाल वाला क्षेत्र। तो ये चीज आप लोग को याद रखनी है, एग्जाम में ये आता है। तो ये क्या है आपका? ये रहा आपका कौशल, है ना, यूपी में है। ओके, कौशल की राजधानी यहाँ पे इन्होंने लिखी है नहीं वैसे अभी। चलो अगला देखो। ओके, तो ये आपके एग्जाम में इसके भी आने के चांसेस भाई बहुत ज्यादा हैं, जो आपको मैंने बता चुका हूं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, हु अमंग द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर लॉस्ट हिज लाइफ ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट अगेंस्ट साइमन कमीशन। अब देखो यहाँ पर साइमन कमीशन आया भारत में। ठीक है, इस साइमन कमीशन को हमने क्या बोला है? स्टैट्यूटरी कमीशन। ठीक है, 7 मेंबर का एक कमीशन था, जॉन शोर के अंतर्गत था। इसमें एक मेंबर क्लेमेंट एटली भी थे, जो बाद में जाकर ब्रिटेन के PM बनते हैं। 1927 में ये क्या करते हैं? इसको अपॉइंट करते हैं ब्रिटेन की गवर्नमेंट और भारत भेजती है उसको। 1927 में साइमन कमीशन की स्थापना होती है और 1928 में ये भारत पहुंचते हैं। समझ में आ गया आपको? ये उस टाइम का जमाना है जब आपके पास एरोप्लेन नहीं हुआ करते थे और बहुत क्या था, महंगा था। क्या थी कमीशन का नाम? स्टैट्यूटरी कमीशन ये था नाम। अब क्या था इसमें? 7 के जो 7 थे मेंबर्स वो सारे सारे अंग्रेज थे। तो इन्होंने बोला साइमन गो बैक, क्योंकि यहां पे एक भी भारतीय नहीं है, तो भारतीयों के बारे में आप कैसे सोचोगे? ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान देना। इस साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे कौन? हमारे यहां पर आपको मिलेंगे लाला लाजपत राय। ठीक है, यहां पे हमारे लाला लाजपत राय इसका समर्थन नहीं, विरोध कर रहे थे। समर्थन किसने किया है? BR अम्बेडकर ने किया है समर्थन साइमन कमीशन का, और भी थे, लेकिन लाला लाजपत राय इसका प्रोटेस्ट कर रहे थे। लाहौर में कर रहे थे। लाहौर में DSP था सैंडर्स, उसके कहने पर लाठीचार्ज होती है और लाठीचार्ज में इनके सर पर काफी डंडियां, काफी लकड़ियां मारी जाती हैं, सर पे काफी चोटें आती हैं, जिस वजह से इनकी सर की इंजरी के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। समझ में आ गया? ये एग्जाम में है जो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। और इनकी मृत्यु का बदला लेने के लिए यही राजगुरु
और सुखदेव और भगत सिंह ये कॉन्स्पिरेसी करते हैं सैंडर्स को मारने की। समझ में आ गया आपको? ये चीज एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसी के दौरान ये डीएसपी का नाम काफी आता है, सैंडर्स, ये भी एग्जाम में आपको आएगा। लाल लाजपत राय की मृत्यु हुई थी किसमें? साइमन गो बैक यानी कि साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन के दौरान लाहौर में। Who among the following सुल्तान ऑफ दिल्ली started the system of सिजदा एंड पैबोस? ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं, टाइम पीरियड बता देता हूं। इतना आपको दिल्ली सल्तनत में याद रखना है, अगर आपको पता है तो अच्छी बात। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 से होती है, 1526 तक चलती है। 1206 में कब होती है? जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है और उसका गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करता है? दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है। तो सबसे पहले देखो, दिल्ली सल्तनत में 5 डायनेस्टी आई हैं, ठीक है। दिल्ली सल्तनत में 5 डायनेस्टी आई है। सबसे पहले स्लेव यानी कि जिसे हम दास वंश बोलते हैं, ममलूक डायनेस्टी भी बोलते हैं, स्लेव डायनेस्टी भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो दास वंश याद रखना, दास वंश, ओके। फिर आता है खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी बहुत फेमस है इसका, खिलजी डायनेस्टी, खिलजी वंश। फिर आता है तुगलक डायनेस्टी, तुगलक राजवंश। फिर आता है सैयद डायनेस्टी, सबसे छोटा शासनकाल इन्हीं डायनेस्टी का रहा। फिर आता है आपका लोधी डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी कब से कब तक रही? 1206 से 1290 के बीच में। खिलजी डायनेस्टी 1290 से 1320 तक रही, ओके। तुगलक डायनेस्टी 1320 से 1414 के बीच में रही, है ना। सबसे लंबा काल तुगलक का ही रहा। फिर आते हैं सैयद, 1414 से 1414 से ये 1456 तक ये रहते हैं, 56 55 ऐसी अलग अलग आती है डेट। 1456 से फिर 1526 तक ये रहते हैं। कितने साल? 75 साल। लोधी 3 ही राजा हुए इसके, है ना। तो लोधी में आपको 3 ही राजा मिलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट इब्राहिम लोधी सबसे लास्ट वाला है, ठीक है। सिकंदर लोधी बीच वाला है, फिर आपको सबसे पहले बहलोल लोधी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये 5 डायनेस्टी हैं और उनके ये शासनकाल, इनके अंदर राजा हुए। मोहम्मद बिन तुगलक राजा था तुगलक डायनेस्टी का। दूसरा राजा था गयासुद्दीन तुगलक के बाद बनता है, इसके बाद बनता है फिरोज शाह तुगलक। और नसीरुद्दीन महमूद ये बनता है किसके बाद? एक तरीके से आप ये भी बोल सकते हो कि ये बनता है रजिया सुल्तान के बाद। ये था किस डायनेस्टी का? स्लेव डायनेस्टी का, ठीक है। गयासुद्दीन बलबन ये संस्थापक था तुगलक डायनेस्टी का। तुगलक डायनेस्टी किसने एस्टेब्लिशमेंट करी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक स्थापना करी थी स्लेव डायनेस्टी की। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार की नींव रखी है। कुतुबुद्दीन ऐबक को हम लोग क्या बोलते हैं? लाख बख्श, क्योंकि लाखों का दान देता था। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो कि एग्जाम में आती है, आपने देखा होगा, ये आता है एग्जाम में जब बोलते हैं कि घोड़े से चौगान खेलते हुए, चौगान मतलब होता है जो हॉर्स पोलो होता है ना, हॉर्स पोलो घोड़े में रहकर बॉल को मारना होता है। तो ये जो है ये हॉर्स पोलो खेलते हुए मर गया था, इंजरी लगी इसकी, ये भी मर गया था। और इसकी समाधि कहां पर है? लाहौर के अनारकली बाजार में। समझ में आ गया? ये आपसे पूछा जाएगा कि हॉर्स पोलो खेलते हुए कौन मरा था? चौगान जिसे बोलते हैं, उस टाइम पे चौगान खेलते हुए किसकी मृत्यु हुई थी? ये वही था। 1210 में इसकी मृत्यु हो गई थी। लाहौर में इसको दफना दिया अनारकली बाजार में, आज भी इसकी वहां पे दरगाह है, ओके। अब यहाँ पे ध्यान दो, गयासुद्दीन बलबन ने क्या करा था? अच्छा गयासुद्दीन बलबन, सॉरी मैं यहाँ पे थोड़ा गलत बोल दिया, मैंने बलबन नहीं पढ़ा। गयासुद्दीन तुगलक होगा तो वो तुगलक डायनेस्टी के संस्थापक है। बलबन है तो ये अलग है। बलबन तो स्लेव डायनेस्टी का ही था, लास्ट के कुछ रूलर्स में से एक था। बलबन ने सिजदा और पैबोस, सिजदा और पैबोस का मतलब है, सिजदा का मतलब है उसके सामने सर झुका के खड़ा होना, पैबोस का मतलब है उसके पैरों में क्या करना? सीधा लेट जाना और बोलना तुम ही मेरा शहंशाह है। तो ये एक 2 प्रथा थी जो कि कौन लेके आया था? बलबन लेके आया था। बलबन ने ही एक और चीज इंपॉर्टेंट है, नौरोज, नौरोज नामक त्योहार की स्थापना करी थी। पारसी त्योहार है नौरोज, ठीक है। बलबन ने ही अपने दरबार को ईरानी स्टाइल में सजाया था। बलबन को होली का त्योहार बहुत पसंद था, ये भी एग्जाम में आता है। चलो अगला देखो, हु अमंग द फॉलोइंग मौर्यन रूलर कंकर कलिंग? मौर्यन, पहली बात तो एग्जाम में आएगा भाई, मौर्यन की स्थापना कब हुई थी? पहली बात तो मौर्यन साम्राज्य की स्थापना 321 ईसा पूर्व में हुई थी। किसने करी थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने करी थी। किसकी सहायता से करी थी? विष्णुगुप्त, चाणक्य और या फिर आप क्या बोल सकते हैं कौटिल्य की सहायता से करी थी, ओके। और इसने लास्ट में किसको मारा था और किसको मारने के बाद मौर्यन डायनेस्टी की स्थापना करी थी? तो इसने नंद
नंद वंश के अंतिम राजा घनानंद को मारकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य डायनेस्टी की स्थापना करी थी 321 बीसी में। ये तब के वर्ष है जब साल उल्टे चलते थे। फिर आता है 321 हो गए यहाँ पे। फिर आपका क्या आता है, जैसे 85 में आपको मिलेगा ये 261 जब अशोक यहाँ पे राजा था। देखो चंद्रगुप्त मौर्य पहला राजा बनता है, दूसरा आता है इसका बेटा बिंदुसार, तीसरा आता है बिंदुसार का बेटा अशोका। समझ में आ गया? ये तीन है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। अशोका के टाइम पे, अशोका उस टाइम पे 8वें वर्ष पर शासन कर रहा था, 8वें 9वें वर्ष पे। 261 बीसी में कलिंग पे इन्होंने आक्रमण किया। कलिंग किसका नाम है? ओडिशा का नाम है, उस टाइम का नाम है। कलिंग इन्होंने किया था हाथी के लिए। समझ में आ गया? किस पे आक्रमण किया था? राजा अनंत पद्मनाभन पर इन्होंने अटैक किया था। और ये किस मौर्य शासक ने किया था? अशोका ने किया था। बहुत सिंपल है। अशोक का एक और आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूं, अशोक ने ही JNK वाले श्रीनगर की स्थापना करी थी, श्रीनगर नगर की, ठीक है, झेलम नदी के किनारे। ये एग्जाम में आता है, द लिबरेटर भी बोलते हैं इसको। व्हेन एंड विच प्लेस डिड द जलियांवाला बाग मैसेकर टेक प्लेस? ये तो बहुत सिंपल है, आप लोगों को पता भी होगा। 13 अप्रैल 1919 में जब क्या हुआ था? बैसाखी का मेला चल रहा था। ओके, बैसाखी का मेला चल रहा था। यहां पर 2 लोगों की गिरफ्तारी के लिए लोग प्रदर्शन कर रहे थे, निहत्थे थे पहली बात तो, क्योंकि निहत्थों पे ही वार करना अंग्रेजों का पहला क्या था? नियम था। सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक, ये जो दोनों हैं, इनकी गिरफ्तारी के लिए यहां पे प्रदर्शन हो रहा था। जनरल डायर यहां पे आता है। जनरल डायर अपनी सेना लेके आता है, अंग्रेजी सेना, और वो सेना इन पे गोली चलाती है और यहाँ पे बहुत से लोग मारे जाते हैं। इसका बदला लेने के लिए फिर आता है एक बंदा उधम सिंह। ये उधम सिंह इसको जाकर ब्रिटेन में जाकर मार देता है गोली से, ठीक है। अब उधम सिंह आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। उधम सिंह आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? राम मोहम्मद सिंह आजाद इन्होंने ब्रिटिश कोर्ट में बोला था। ब्रिटिश कोर्ट ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तो इन्होंने क्या बोला? राम मोहम्मद सिंह आजाद, ठीक है, राम मोहम्मद सिंह आजाद इन्होंने अपना नाम बोला था। ये एग्जाम में आता है। राम मोहम्मद सिंह आजाद किस क्रांतिकारी का नाम है? समझ में आ गया? इन्होंने इसको मार दिया था, उधम सिंह ने। किसको मार दिया था? जनरल डायर को। ओके, ये एग्जाम में आता है भाई। इसका विरोध करने के लिए रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की जो उपाधि थी, जिसको सर बोलते थे, नाइटहुड की उपाधि इन्होंने त्याग दी थी, जो इनको अंग्रेजों ने दी थी। ओके, अगला क्वेश्चन देखो। द ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? आप लोग को इसलिए याद रखना है, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? पहली बात तो आप ये देखो कि त्रिपुरी और हरिपुरा, ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना होती है त्रिपुरी और हरिपुरा। मैं बताता हूँ क्या सिनेरियो है। हरिपुरा त्रिपुरी में 1938 में सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं और कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन जाते हैं। 1939 में ये दोबारा से खड़े होते हैं, दोबारा से जीत जाते हैं, लेकिन गांधी जी इनके खिलाफ थे। गांधी जी ने बोला कि भाई, गांधी जी का अपना एक बंदा था पट्टाभी सीतारामैया, जिनको किसने हरा दिया? सुभाष चंद्र बोस ने हरा दिया, जिससे गांधी जी नाराज हुए। गांधी जी को खुश करने के लिए इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, कांग्रेस भी छोड़ दी, और इन्होंने खोली ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक पार्टी खोली। ओके, जो यहाँ पे आप ध्यान दोगे कौन है? सुभाष चंद्र बोस जी हैं, ये ध्यान रखो। ओके, ये आता है भाई आपके एग्जाम में, ठीक है। अब आता है कि भाई जब इन्होंने रिजाइन दे दिया तो पट्टाभी सीतारामैया बन गए होंगे, फिर तो नहीं बने, वो भी नहीं बने। राजेंद्र प्रसाद हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति ये बनते हैं फिर कांग्रेस के अध्यक्ष, ठीक है। अध्यक्ष यहाँ पे प्रेसिडेंट वाला है, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति वाला नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक का नाम है। इनकी यहाँ पे ना आपको एक बुक मिलेगी, श्रीमद् भागवत गीता टीका, श्रीमद् भागवत गीता रहस्य। कभी अगर आपसे पूछ ले श्रीमद् भागवत गीता किसकी है, वो तो अलग है ना। गीता किसने लिखी है भाई? वेद व्यास ने लिखी है ना। तो ये चीज आप ध्यान दो, ये है श्रीमद् भागवत गीता रहस्य। ओके, तो ये बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है भाई, ये एग्जाम में आता है। 2 न्यूज़पेपर भी इन्होंने लिखे थे,
केसरी और मराठा। केसरी और मराठा, मराठा इंग्लिश में थे और केसरी आपका मराठी में था। ओके, दो न्यूज़पेपर थे, ये एग्जाम में आएगा भाई। बाल गंगाधर तिलक के दो न्यूज़पेपर थे, केसरी और मराठा। मराठा आपका इंग्लिश में था और केसरी आपका मराठी भाषा में था। ओके, ये एग्जाम में आता है। चंद्रगुप्त मौर्य ओवरथ्रू द नंदा डायनेस्टी ऑफ मगध विद द हेल्प ऑफ, ये मैंने आपको बताया अभी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 भी आता है कई जगह, 322 भी आता है, इसमें इन्होंने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर मार दिया। मारने के बाद इन्होंने क्या करा था, चाणक्य, जिन्होंने चाणक्य बहुत बड़े व्यक्ति जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को हर चीज सिखाई, चाणक्य की हेल्प से। चाणक्य को 3 नाम है, चाणक्य के 3 नाम है, चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य, ये तीनों एक ही के नाम है। ओके, तो इनमें से कौन सा नाम जब भी आपके आएगा तो विष्णुगुप्त हो गया यहाँ पे, तो आपका आंसर हो गया विष्णुगुप्त। ओके, चाणक्य की बुक है, विष्णुगुप्त की बुक है, कौटिल्य, ये एक ही बंदा है। इनकी एक बुक है अर्थशास्त्र। अब कई लोग बोलेंगे अर्थशास्त्र तो सर इकोनॉमी होता है, इकोनॉमी होता नहीं, ये अर्थशास्त्र जो इन्होंने बुक लिखी है, ये लिखी है एडमिनिस्ट्रेशन पे, प्रशासन पे, एडमिनिस्ट्रेशन पे, किसके प्रशासन पे, मौर्य प्रशासन पे। ओके, सप्तांग थ्योरी भी इन्होंने दी है, ये भी याद रखना कि सप्तांग थ्योरी, स्टेट की, राज्य की सप्तांग थ्योरी किसने दी है, कभी एग्जाम में आएगा तो आप बोल देना जी वो कौटिल्य ने दी है। ओके, अगला देखते हैं, द फेमस अरेबिक स्कॉलर, एक बहुत ही बहुत अच्छा अरबी विद्वान था अल बरूनी। ओके, ये कांटेक्ट में आया इंडिया में, मतलब ये इंडिया में आता है, और ये किस राजा से मिलता है, फिर मतलब किसके साथ आता है इस भारत में। सिंपली एक क्वेश्चन उन्होंने थोड़ा घुमा फिरा के दे रखा, मैं आपको सिंपली बोलता हूँ, अल बरूनी किसके साथ भारत आया था, भारत ये आया था गजनवी के साथ में। पहली बात तो आप लोग ये याद रखना। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि इसने अल बरूनी ने आया तो गजनवी के साथ, गजनवी ने भारत में 1000 से 1027 के बीच में, आपको पता ही होगा सबको, के बीच में भारत में 17 बार आक्रमण किया। ये 17 बार आक्रमण करने वाला यही है गजनवी। गजनवी से आया था, कहां से आया था, अफगानिस्तान से आया था महमूद गजनवी। ये सिर्फ लूटा इसने बहुत। सोमनाथ मंदिर टेम्पल, सोमनाथ 26 है या 25 है, देख लेना आप लोग, एग्जाम में कई बार चेंज भी हो जाती है डेट। 10-26 में इसने सोमनाथ, गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटा था। ये वही बंदा है गजनवी। ओके, इतना धन संपदा लगेगा कि इसके कुत्तों के कान में भी यहाँ पे बुंदे लगे हुए थे सोने के। महमूद गजनवी हो गया, यहाँ पे सोमनाथ मंदिर की इसने रेड करी थी। अंतिम जाते वक्त इसने जाटों को हराया था, जाते वक्त 27 में। इसके बाद ये वहां जाके इसने पैसे पूसे बांटे और ये इसके बाद मर गया था। महमूद गजनवी का हो गया यहाँ पे आपका। अब अल बरूनी की बात करते हैं, ये था आपका अरेबिक स्कॉलर, यानी कि अरबी विद्वान था। इसने एक बुक लिखी है, कौन सी है, किताब अल हिंद, ये आता है एग्जाम में, अल बरूनी ने लिखी है किताब अल हिंद। ओके, ये है या नहीं है, ठीक है। एक बुक और है बहुत इंपॉर्टेंट है, रहेला। रहेला ये किसने लिखी है, मुझे कमेंट में लिख के बताओ, रहेला बुक, ठीक है, मोरक्को से आया था वो ही बताना मुझे, ठीक है। ये आपके एग्जाम में आ सकता है भाई। भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण किसने किया था, कभी अगर आपसे पूछ ले, 712 ईस्वी में, 712 ईस्वी में। ओके, किसने कराया, मोहम्मद बिन कासिम। कहां पे करा था, गुजरात के आप क्षेत्र अगर मैं कंसर्न बोलूं तो धावल था, या फिर गुजरात का एक छोटा सा पोर्ट सिटी था, पोर्ट वाला एरिया था, लेकिन भारत के अंतर्गत ही आता था, ठीक है। धवल नरेश था कोई, वैसे भी इसने धोखे से मारा था उसको, पहले उसके कोर्ट में गया, फिर उसको मार दिया रात को, उसका एरिया कब्जा लिया। तो गुजरात के एक छोटे से पोर्ट सिटी था कोई, धावल करके, वहां पर इसने उसको क्या कर दिया था, मार दिया था वहां के राजा को। ओके, थट्टा था कोई, थट्टा का नरेश। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, व्हेन डिड ऑल इंडिया कांग्रेस फॉर्मुलाइज द डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज और फुल इंडिपेंडेंस। कांग्रेस ने पहली बार, एक तो वो था कि भाई अब हम क्या करेंगे, पूर्ण स्वराज हमारा एक क्या है अब अंतिम गोल है, वो तो कब हो गया था, 1886 में कलकत्ता सेशन में, जब वहां पर कौन थे, दादा भाई नेहरू जी क्या थे, अध्यक्ष थे। जब मेरा पहला क्वेश्चन था, जब मैं आपको पढ़ा रहा था, ये वाला है कि अब पूर्ण रूप से, लिखित रूप से कांग्रेस ने ये कब बोला कि जो ये पूर्ण स्वराज है और या फिर फुल इंडिपेंडेंस है, हम इसे पाके रहेंगे। वो तो उन्होंने बोला कि अब हमारा टारगेट है, हमें इसे करना है। अब इन्होंने बोला कि अब हम डिमांड कर रहे हैं कि आपको ये देना पड़ेगा। तो ये कौन सा सेशन था भाई, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये है 1929 का, 1929 का लाहौर अधिवेशन।
ओके, इसमें इन्होंने बोला था कि हम पूर्ण स्वराज मांगते हैं। फिर जब ये पूर्ण स्वराज पूरा हो जाता है तो 26 जनवरी में 1930 में भारत अपना पहला इंडिपेंडेंस डे मनाता है। तो कभी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का पहला इंडिपेंडेंस डे कब मनाया जाता है तो आप लोग क्या बोलोगे? आप लोग बोलोगे 26 जनवरी 1930। बहुत से लोग क्या करेंगे 26 जनवरी 1950। नहीं, ये नहीं है। पहली बार हमारा तभी मनाने गया था, रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने क्या करा था? तिरंगा फहराया था। ओके, ये चीज आपके ध्यान रखने वाली बातें हैं। 15वीं शताब्दी में एक टेक्स्ट यानी कि एक ग्रंथ लिखा गया था जिसे लिखा था लोचन कवि ने। तो ये कौन सी है? लोचन कवि वाली, ठीक है। तो ये है राग तरंगिणी। ओके, राग तरंगिणी लिखी थी इनमें से, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। संगत प्रपाण, संगत प्रपाण कभी अगर आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है, संगीत प्रपाण, तो ये दामोदर पंडित। ओके, संगीत प्रपाण दामोदर पंडित है, ये भी एग्जाम में कभी पूछ सकता है आप लोग, तो आप देख लेना एक बार। वेयर वॉज द फर्स्ट ऑल इंडिया किसान सभा फॉर्म? इसे बनाया तो था आईएनसी ने, लेकिन बाद में ये किस पे चले? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया पे। सीपीआई का है, ये एक मजदूर दल, जैसे भारतीय मजदूर संघ हो गया बीएमएस, है ना, इंटुक हो गया, इंडियन नेशनल इंटुक हो गया, एआईटीयूसी हो गया, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस हो गया। तो हर पॉलिटिकल पार्टी के अपनी एक क्या होती है? मजदूर संघ होती है। तो ये किसकी है? सीपीआई के। एग्जाम में आ सकता है आपके। 1936 में, 1936 में कांग्रेस ने इसकी स्थापना करी थी। उस टाइम पे तो मतलब इतना वो था नहीं। ओके, तो सहजानंद सरस्वती, क्या है? सहजानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना करी थी, सहजानंद सरस्वती, ठीक है। तो ये स्थापना कहां पे करी थी? लखनऊ में करी थी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेदा वॉज द 10 राग वॉर? 10 राग बोलते हैं इसको। द वॉर ऑफ 10 किंग्स, यानी कि 10 राजाओं का वॉर किस में उल्लेखित है? ये किस में उल्लेखित है, ये आपसे पूछा गया है। देखो 4 वेद है। सबसे पहले ऋग्वेद, सामवेद, ठीक है, यजुर्वेद, फिर अथर्ववेद सबसे लास्ट में आता है। ऋग्वेद में आपको मंत्र मिलेंगे, ठीक है, पूजा करने की विधि मिलेगी। सामवेद में आपको 7 सुर मिलेंगे, संगीत का यहाँ पे आपको वर्णन मिलेगा। यजुर्वेद में यज्ञ कैसे करना है, यज्ञ का कर्म कांड कैसे करना है, वो आपको मिलेगा। अथर्ववेद में आपको आयुर्वेद मिलेगा, जादू टोना भी इसी में मिलता है, ठीक है, ये आपको यहाँ पे मिलेगा। ये है आपका इंपॉर्टेंट चारों वेद, ऋग्वेद, सामवेद, ओके, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये आपको ध्यान देना आता है कि आयुर्वेद किसका है, तो ये अथर्ववेद का है। ऋग्वेद को 10 मंडलों में बांटा गया है, 10 इसके क्या है? पार्ट है। ये एग्जाम में आता है। और कभी आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि भाई जो है आपका यहाँ पर गायत्री मंत्र वो कौन से मंडल में है? गायत्री मंत्र कौन सा होता है? ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये मंडल 3, यानी कि सीधा मंडल बोलना, ये तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र किसको यहाँ पे डिपिक्ट करता है, यानी कि किसके ऊपर है? तो ये है देवी सावित्री, सूर्य से संबंधित है, देवी सावित्री। ओके, ये इनको संबंधित है आपका क्या? गायत्री मंत्र, है ना। और ये आपको कौन से मंडल में मिलेगा? पुरुषुक्त। पुरुषुक्त यानी कि समाज को 4 मंडलों में बांटा गया था। शूद्र हो गया, है ना, वैश्य हो गया, क्षत्रिय हो गया और ब्राह्मण हो गया। ये पुरुषुक्त है, पुरुषुक्त आपको बताया गया था ना, तो ये पुरुषुक्त है। तो 4 वर्णों का कौन से मंडल में जिक्र किया गया, ये मुझे बताओ, 10वें में है या नहीं है ना। ये मंडल आपको याद करने पड़ेंगे, एग्जाम में आता है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, हु इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ दाग एंड हुलिया एंड कैश पेमेंट टू सोल्जर इन द दिल्ली सल्तनत? दिल्ली सल्तनत में दाग प्रथा, हुलिया प्रथा लाने वाला शासक कौन था? देखो दाग प्रथा थी, जो अच्छी नस्ल के घोड़े थे उनको रिप्लेस करा जाएगा बेकार नस्ल के घोड़ों से, तो उनके ऊपर दाग लगाया जाएगा, उनके पास स्टैंप लगाया जाएगा घोड़ों के ऊपर और बताया जाएगा कि ये घोड़े अच्छे नस्ल के। तो ये तो हो गया दाग प्रथा। हुलिया प्रथा में क्या होता था? पहले होता था कि भाई जिसका पिता आर्मी में है तो उसका बेटा भी आर्मी में जाएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ। अब इन्होंने प्रॉपर आर्मी की भर्ती के लिए योग्य व्यक्ति को छांटना स्टार्ट किया कि जो भी व्यक्ति योग्य होगा, चाहे उसका पिताजी हो या ना हो, वो व्यक्ति सेना में आ सकता है। तो ये था आपका हुलिया प्रथा। मेरिटोक्रेसी पर यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा आर्मी के बंदों को। ओके, तो ये लाने वाला कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अलाउद्दीन खिलजी। मार्केट रिफॉर्म पॉलिसी लाने वाला, बाजार नियंत्रण प्रणाली लाने वाला भारत का एकमात्र राजा। इसके टाइम पे सबसे ज्यादा लूटपाट होती थी और लूटपाट में जो सबसे ज्यादा खम्स, है ना, खम्स एक तरीके का
कर था ये सबसे ज्यादा था, और लूटपाट में राजा का हिस्सा जो होता है, ओके, वो भी सबसे ज्यादा अलाउद्दीन खिलजी लेता था। अलाउद्दीन खिलजी का एक बहुत बड़ा इसका एक जर्नल था, वो नाम था, वो यूनक था, ओके, ट्रांसजेंडर था, उसका नाम था क्या, सुना भी होगा आपने, 1000 दिनारी बोलते हैं, है ना, मलिक कफूर, ठीक है। दक्षिणों के सारे जो अभियान थे वो इसी जर्नल ने चलाए थे इसके रिप्रेजेंट में, ओके। ये भी आप लोग ध्यान रखना, एग्जाम में आता है। अगला क्वेश्चन देखो, हु फाउंडेड द इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ बंगाल, बंगाल के इंडिपेंडेंट स्टेट की स्थापना मुर्शिद कुली खान ने करी थी, ये एग्जाम में आता है। अच्छा, एक लड़ाई हुई थी बंगाल में 1757 में, जिसे हम बोलते हैं बैटल ऑफ प्लासी, ये एग्जाम में आता है ना। और फिर दूसरा होता है, वो आपको मैं लिखा दूंगा, यहाँ पे थे सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला को मीर जाफर जो इसका सेनापति था वो धोखा दे देता है, और रॉबर्ट क्लाइव थे अंग्रेज, रॉबर्ट क्लाइव की सेना जीत जाती है। समझ में आ गया, ये था अंग्रेजों का पहली जीत भारत में, और अंग्रेजों ने यहाँ पर इसके बाद क्या कर दिया, भारत में धीरे धीरे अपना अध्यापन स्टार्ट, मतलब एक तरीके से उन्होंने एक्वायर करना स्टार्ट कर दिया। दूसरी लड़ाई होती है 1764 में, और ये होती है डिसेसिव बैटल ऑफ बक्सर, यानी कि बक्सर का युद्ध। बक्सर कहाँ है, बिहार, ओके, बक्सर का युद्ध, जहां पर कौन कौन था, मीर कासिम, मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम सेकंड, इन तीनों ने, ये तीन मिलकर भी अंग्रेजों को हरा नहीं पाए। अंग्रेजों का कमांडर कौन था, हेक्टर मुनरो, इसको हरा नहीं पाए। और 1765 में अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का मतलब है अब यहाँ से ये टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं, जो भी करे वो ले सकते हैं, उसकी 1765 में मुगलों ने इनको दे दिया कि अब आप ये आपके कंट्रोल में है, ओके। अगला क्वेश्चन देखो, अशोक ने कंकर किया यानी कि जीता कलिंगा कितने साल अपने शासन के, इनके कौन सा साल चल रहा था जब इन्होंने कलिंग पे आक्रमण किया, तो कलिंग का आक्रमण कब है, 261 है। कलिंग किसका नाम है, उड़ीसा का। किस नदी किनारे, दया नदी किनारे था उस टाइम पे। किस राजा पे आक्रमण किया, अनंत पद्मनाभन पे किया, ओके। किसके लिए किया, हाथी के लिए किया। किसने किया, यहाँ पे अशोका ने किया। अशोका ने इस लड़ाई में इतना खून देखा कि उसका मन पिघल गया, उसने इसके बाद बौद्ध धर्म अपना लिया, ये भी एग्जाम में आता है बहुत बार, बौद्ध धर्म अपना लिया। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद इसने अपने बेटा और बेटी, बेटे का नाम था महेंद्र, बेटी का नाम था संघमित्रा, इसको, इन दोनों को इसने श्रीलंका भेजा। श्रीलंका का नाम, पुराना नाम था सेलोन, श्रीलंका भेजा, और वहां पे इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। तो ये इनके शासन का 8वां वर्ष था, कई जगह 9वां वर्ष भी है, तब इन्होंने कलिंग पे आक्रमण कर दिया था, बहुत ज्यादा वहां पे लोग मरे थे। हु वॉज द फर्स्ट नेशनलिस्ट टू गिव द थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के पहले ऐसे व्यक्ति, भारत के पहले ऐसे राष्ट्रवादी जिन्होंने बताया कि इंग्लैंड हमारा पैसा चुरा रहा है, इंग्लैंड क्या कर रहा है, तुमसे खरीद रहा है और तुमको ही वापस भेज दे रहा है, और ये बोला कि अगर ऐसे ऐसे करते रहे तो ये पूरा देश बर्बाद हो जाएगा अंग्रेजों के द्वारा। अब इन्होंने बताया कि देखो, कॉटन आप उगाते हो, यानी कि जो रुई है वो आप उगाते हो, आप उस कॉटन को, जो एक कच्चा माल है, कॉटन तो डायरेक्ट पहन नहीं लोगे ना, अब कॉटन वहां से खेत से उतारा और तुम थोड़ा ना पहन लोगे, कॉटन पहले कहां पे जाएगा, धागा बनेगा, धागा बनने से फिर वहां पे कपड़ा बनेगा। तो ये कॉटन का सबसे अच्छा प्रोड्यूसर भारत है। तो ये रुई कच्चे दाम पर, कच्चा माल है, बहुत निम्न दाम पर ये जाएगा इंग्लैंड। इंग्लैंड में फैक्ट्रियां हैं कपड़ों की, वहां से कपड़े बनकर दोगुना दाम पर भारत में आएगा, और भारतीय इसको खरीदेंगे और भारत को नुकसान होगा। इसे इन्होंने बोला ड्रेन ऑफ वेल्थ, ठीक है, यानी कि धन का बहिर्गमन, धन का निकासी सिद्धांत के सबसे पहले बार दादा भाई नेहरूजी ने बताया। इनको बोलते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ओके। तो ये भी चीज आप लोग याद रखना, एग्जाम में आता है भाई। इन्होंने उस टाइम पे बोला था कि एक भारतीय सिर्फ 20 रुपए प्रति वर्ष कमाता है, 20 पर कैपिटा इनकम, 20 रुपीज पर कैपिटा इनकम थी इनके हिसाब से। दादा भाई नेहरू जी भाई इंग्लैंड में सांसद भी रहे थे, इंग्लैंड में जीते थे ये एक बार, ठीक है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना भी दादा भाई नेहरू जी ने ही करी है। ड्यूरिंग अलाउद्दीन खिलजी रीन द क्लोज मार्केट वार नोन एज, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे मार्केट रिफॉर्म बहुत अच्छा था, बहुत नंबर 1 था, ओके। तो वो क्या क्या था भाई, पहली बात तो मुहियान जो था ये था गुप्तचर, ठीक है। सहना ए मंडी था, मंडी का सुपरिंटेंडेंट, यानी कि मंडी का अधीक्षक था, ओके। मंडी तो मंडी होती है। तो सराय ए अदल क्या थी, ये एक तरीके से कपड़ों की मार्केट थी, जहां पे कपड़ों का आप क्या कर सकते हो, खरीद फरोख्त कर सकते हो, ओके। अगला क्वेश्चन देखो, रैयतवाड़ी सेटलमेंट, सेटलमेंट क्या होती है, भूमि बंदोबस्त हुआ था, 3 भूमि बंदोबस्त हुए हैं भारत में
सबसे पहला था जमींदारी, जिसको हम परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं, जमींदारी भूमि बंदोबस्त, जमींदारी सेटलमेंट बोलो, ठीक है। फिर आपका क्या आता है जमींदारी के बाद, महलवाड़ी, फिर आता है रैयतवाड़ी सेटलमेंट। ये तीन अगर आपको लर्न है तो आपको कोई नहीं सकता। 1793, 1822 और 1829, ओके। ये भाई आपके एग्जाम में आएगा। 1822 है, 1819 है, 1819 है ये। महलवाड़ी जमींदारी भूमि व्यवस्था बंगाल में लागू की सबसे पहले कौन लाया था, कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस लेके आया था। महलवाड़ी, महलवाड़ी कौन लेके आया था भाई, तो ये अगर आप देखोगे तो महलवाड़ी का है हॉल्ट मैकेंजी, है ना, हॉल्ट मैकेंजी। और यहाँ पे रैयतवाड़ी सर थॉमस रो और कैप्टन रीड दोनों ने मिलकर इसको लगाया था, ठीक है। महलवाड़ी कौन लाया था, हॉल्ट मैकेंजी लाया था। और याद रखना रैयतवाड़ी सेटलमेंट सबसे पहली बार कहां पे लगाई गई थी, है ना, महलवाड़ी 12 महल पे लगाई गई थी। रैयतवाड़ी को तो इन्होंने सेंट्रल प्रोविंस के आसपास ही रखा हुआ था, ठीक है। ये एग्जाम में आएगा आप लोगों के, ये आपको देखना है। महलवाड़ी क्या थी, 12 महल में इन्होंने इसको लगाया था। तो ये रैयतवाड़ी कहाँ पे करी थी इन्होंने, मद्रास एंड बॉम्बे के आसपास इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करा था। रैयतवाड़ी 12 महल आप इसको बोल सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वर सैक्ड बाय विक्टोरियस आर्मीज आफ्टर द बैटल ऑफ तलीकोट। तलीकोट का जो युद्ध था ना, वो किस किस के बीच में हुआ था, पहली बात तो डेक्कन वाला जो क्षेत्र है उसमें सबने अपना एक अलायंस बनाया। बेरार, अहमदनगर, इन सब के जो थे ना, इन्होंने अपना एक अलायंस बनाया। और इन्होंने जो अपना अलायंस बनाया वो विजयनगर एम्पायर के खिलाफ बनाया। विजयनगर एम्पायर के बारे में आपको बता चुका हूं। विजयनगर एम्पायर के खिलाफ बनाया और उस टाइम पे रहा था विजयनगर एम्पायर का रामा राय। इन्होंने मिलकर इसको हरा दिया और इसको मार दिया, ये मर गया इसमें, ओके। तलीकोट की लड़ाई के बाद विजयी सेनाओं के निम्न में से किस शहर को लूट लिया, तो ये जो शहर था लूटने के लिए, ओके, तो वो कौन सा है भाई, विजयनगर। समझ में आया, विजयनगर साम्राज्य को इन्होंने क्या कर दिया था, यहाँ पे हटा, पूरी तरह से तहस नहस करता है। इन सभी ने मिलकर, ये 7-8 इसमें साम्राज्य थे, उन सभी ने मिलकर विजयनगर को खत्म कर दिया था। और उसके बाद विजयनगर यहाँ पे रहा ही नहीं, विजयनगर पूरी तरीके से नस्ते नाबूद हो गया था। विजयनगर की स्थापना 1336 में हरियर और बुक्का ने की थी, हम्पी में करी थी, कर्नाटक में करी थी, ओके। ये एग्जाम में आता है। तलीकोट की लड़ाई अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए तो आप क्या बोलोगे, 1565 में हुई थी, ठीक है। 1565 में थी, किसके बीच में थी, दक्कन के अलायंस के, दक्कन के संगठन के और रामा राय जो कि विजयनगर एम्पायर का शासन था उनके बीच में हुई थी, जिसमें रामा राय मर गया और विजयनगर एम्पायर यहाँ पे खत्म हो जाता है, ओके। तो ये थे मेरे 25 क्वेश्चन, ठीक है। और एग्जाम के द्वारा एसएससी का बहुत अफोर्डेबल कोर्स है जहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, सारे के सारे रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, पीडीएफ है, जिसे आप डाउनलोड कर आप अच्छे तरीके से डाउनलोड कर सकते हो और प्रिंट निकाल सकते हो और पढ़ सकते हो, ठीक है। मिलते हैं हमारे अगले पार्ट में जो कि हमारा पार्ट 5 होगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।